नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। कराची बोर्ड के एमसीक्यूज की सोल्यूशन कंटिन्यूएशन है। ये उसी कंटिन्यूएशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। नंबर 2 वीडियो लेक्चर के अंदर एमसीक्यू नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने जो है शो करना है। कंडीशन डिफाइन किया जा रही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़ीरो कब होगा, जब एंगल फोर्स एंड वेलोसिटी के दरमियान क्या एंगल लिया जाए। कंडीशन क्या होगी, उसके 4 ऑप्शंस गिवन दिए जा रहे हैं एज दीज। जब कहा जा रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क जब दिया जाए तो उस वक्त ज़ीरो अगर है, उस वक्त एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान किस तरह से दिया जा रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क बराबर होता है पावर के, ठीक है। सो दैट मीन्स जब मैं पावर की बात करूं तो पावर की वैल्यू बराबर है फोर्स इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी जो है वो बराबर है किसके, पावर के। और इस बेसिस के ऊपर अगर आप फॉर्मूला देखें तो पावर के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर के इक्विवेलेंट है। तो पी की वैल्यू बराबर है एफ वी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें एज फॉर वैल्यू 90 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। सो वैल्यू आपके पास कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इस वैल्यू आपके पास पावर का क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स जब एंगल थीटा 90 डिग्री हो उस वक्त पावर कितना आएगा, 0। दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क 0 आएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 कंडीशन डिफाइन की जा रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन का मतलब ये कि वो डिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रिक्वायर्ड है, और कम से कम वो डिस्टेंस जिसके ऊपर ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को, नॉर्मल ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को सही तौर पर देख सकती है। ऑप्शंस आर गिवन दीज। ये बात याद रहे, बेसिक थ्योरी है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन के कॉन्सेप्ट के टॉपिक से रिलेटेड, कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई वो कितना होता है, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एज बढ़ती जाती है। जी हाँ, डी की वैल्यू फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई वो होती है डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एज बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 13 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लिया जा रहा है। अगर कहा जाए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिया जा रहा है तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस गिवन दिए जा रहे हैं, ऑड मल्टीपल होगा फॉर द हाफ वेवलेंथ, होल वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल या इवन नंबर होगा। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो इसका बेसिक एक्सपेरिमेंट का जो रिलेशन है वो ये कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है मल्टीप्लायर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होती है। डेट इज़ 0 लैम्डा फर्स्ट आपके पास इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सेकंड के लिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा टिल m लैम्डा तक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आप। सो दैट मीन्स पार्ट डिफरेंस की वैल्यू इंटीग्रल नंबर m की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आप किससे, लैम्डा की वैल्यू से। यानी कि इंटीग्रल नंबर m अगर वेवलेंथ से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू बराबर होती है किसके, पार्ट डिफरेंस के फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। रिमेंबर, फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पार्ट डिफरेंस की वैल्यू m लैम्डा के बराबर होती है। ये याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला है m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और m का मतलब इंटीग्रल नंबर है वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेवलेंथ से। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 14 लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके इक्विवेलेंट है। ऑप्शंस आर दीज। लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात किया जाए तो बेसिक कंडीशन ली जाती है कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो इमेज बनाता है फोकस के ऊपर, और वही इमेज दूसरे लेंस के लिए एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट के। यानी कि वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाया है उस इमेज को आई पीस बिहेव करता है एज एन ऑब्जेक्ट के, और उसकी फर्दर फाइनल इमेज बना रहा होता है। और इस बेसिस के ऊपर अगर रे डायग्राम और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की थ्योरी को अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें तो बेसिक कंडीशन होती है कि f0 और fe की वैल्यूज़ को अगर आप प्लस करें तो ये बराबर होता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। एडजस्टमेंट इसी तरह से रखी जाती है कि ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट के काम करता है, और दोनों के फोकस को एक ही पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट रखा जाता है। तो दोनों की फोकल लेंथ अगर आप ऐड करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस होगा, एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द लेंस बराबर होता है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दैट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, f0 प्लस fe, फोर्थ ऑप्शन।
MCQ नंबर 15, वेक्टर कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि अगर कहा यह जाए कि अगर वेक्टर्स के लिए विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंडीशन है कि अगर एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ किया जाए इस तरह कि उसकी डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क ना हो, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर का नाम देते हैं। यानी कि ऐसा वेक्टर जो अपने ही पैरेलल ड्रॉ हो विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? फ्री वेक्टर। वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, जो कि अपने ही पैरेलल बनाया जा रहा है और वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उसे शिफ्ट कर सकें, तो इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर। यानी कि फ्री वेक्टर हम फ्रीली कहीं पे भी एज अ इमेज के तौर पे वेक्टर के ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक कंडीशन है किसकी? फॉर द कंडीशन ऑफ फ्री वेक्टर। नेक्स्ट MCQ नंबर 16 डिफाइन किया जा रहा है कि अगर वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा? रिमेंबर, 4 ऑप्शंस आपके गिवन ये हैं। बेसिक थ्योरी है वेक्टर्स की कि अगर किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड अगर नंबर के वैल्यू के लिहाज से वेरी करेगा, लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव साइन की बात की जाए तो वेक्टर में जब भी नेगेटिव साइन आता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उस लिहाज से वैरी करेगा। अगर स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्टेंट आपके इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइन आ गया दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी अपोजिट। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि डायरेक्शन हमारी यहाँ पे क्या होगी? अपोजिट होगी। ये वो डायरेक्शन के बारे में कह रहे हैं। सो नेगेटिव साइन फॉर वेक्टर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर MCQ नंबर 17 कंडीशन डिफाइन की जा रही है MCQ नंबर 17 के लिए। दैट इज कि अगर कहा यह जाए MCQ नंबर 17 में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे किसी वेक्टर के? वेक्टर के कंपोनेंट्स का मतलब ये कि जब भी वो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका i कैप, j कैप और k कैप, इसका मतलब ये कि आप x, y और z एक्सिस के 3 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं किसी वेक्टर के। नंबर 18, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बड़ा मतलब ये कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि स्पीड है वो भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। ऑप्शंस आर गिवन दीज। इसी बेसिस के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे जो ऑप्शन गिवन है, क्योंकि उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर स्पीड चेंज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो देयर इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 नहीं होंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहती हैं? सेम। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया, दैट इज़ कि इसका मतलब ये कि जो हमारी जो बेसिक कंडीशन आ जाएगी वो क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है तो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 19, एक लॉन्ग जंपर जब एथलेटिक्स में रन कर रहा है तो उस टाइम वो जंप करते हुए जो एक बेसिक आपके पास कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है कि वो पहले से भागता हुआ आ रहा है और भागने के बाद वो जंप करता है लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, तो वो भागने की वजह से क्या चीज़ अपने साथ जो है एडअप होती है, उसकी इनर्शिया में एडअप होता है, इनर्शिया डिक्रीज होता है, मोमेंटम डिक्रीज होता है या मोमेंटम इंक्रीज होता है। रिमेंबर, जब भी एक लॉन्ग जंपर इस तरह से भागता हुआ आ रहा है तो वो अपने मोमेंटम में इंक्रीज लेके आएगा। एंड रिमेंबर, एट द टाइम जब वो जंप करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन का रिएक्शन भी वहाँ पे अप्लाई होगा। दैट मीन्स मोमेंटम वो ट्रांसफॉर्म होगा एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी एडअप होगी एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके जंप की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीमेंट लेके आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन द मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम में इंक्रीज लेता है और जंप करते हुए टाइम पे वो एक पुश भी ले रहा है ज़मीन से, और वहाँ पे एट दैट टाइम जब वो पुश ले रहा है वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सारी कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 डिफाइन किया जा रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है।
तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंडीशन जो है मेंशन की जा रही है, दैन एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट masses। रिमेंबर, अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो एक्सेलरेशन दो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जिनका मास डिफरेंट है उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। रिमेंबर, जब भी बात किया जाए किसी भी आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जब भी बात किया जाए किसी भी आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है, तो मासेस के ऊपर इफेक्ट कोई नहीं होगा। चाहे छोटा मास हो या बड़ा मास हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा और इसके ऊपर कल आपके प्रूफ्स हैं मौजूद। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 21, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात की जाए हॉरिजॉन्टल रेंज की और मैक्सिमम रेंज की, वो इक्वल है और उसके ऑप्शंस करेक्ट ये दिए जा रहे हैं। अब इसके बेसिक सोल्यूशन के लिए आपके लिए छोटी सी कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। रेंज, थोड़ी सी कंडीशन डेरिवेशन की वो सामने रखी जा रही है। रेंज और h की वैल्यू अगर सेम ली जा रही है तो कंडीशन क्या होगी। रेंज का फॉर्मूला v0² sin 2 थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v0² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। v0² से v0² कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, g से g कैंसिल हो जाएगा, sin 2 थीटा एज इट इज आ गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वेशन के साइड पे ये आ गया। sin 2 थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होती है। इक्वेशन के राइट हैंड साइड के ऊपर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एज इट इज रहा, लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2 इंटू 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है कॉस थीटा कैसे, और मल्टीप्लाई इक्वल टू आ रहा है sin थीटा अपॉन 2। ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 होगी वैल्यू और इस जगह पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस का रेशियो बराबर होता है किसके, जी 10 के बराबर होता है। तो tan थीटा की वैल्यू बराबर आ गई 4 के। दैट मीन्स जब मैं थीटा की वैल्यू लूँगा तो टेंजेंट इनवर्स 4, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन है टेंजेंट इनवर्स 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे MCQ नंबर 21 था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, कमिंग वीडियो लेक्चर के अंदर 22 से ऑनवर्ड न्यूमेरिक MCQs को सॉल्व करेंगे। सो बाय दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।